देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेंड हो जाएंगे दोस्तों, जिस नेता से राहुल गांधी का नाम जोड़ा जा रहा था, आखिरकार उसने बांग्लादेश के चुनाव को एक तरफा स्वीप कर दिया है। बताएंगे किस तरीके का नतीजा आया है दोस्तों। लगातार काउंटिंग जारी है और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरदीप पुरी की और भी मुलाकातों को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों। बताएंगे किस मामले पर हरदीप पुरी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। नरेंद्र मोदी से कैबिनेट मंत्री को हटाने की मांग की जा रही है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके से मांग और तेज हो गई है। इसी के साथ में सोनम वांगचुक को लेकर नई बड़ी अपडेट आई है। बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली है बीजेपी सरकार दोस्तों। इसी के साथ में संजय राउत ने अजित पवार के मौत के मामले को लेकर गुजरात कनेक्शन उजागर करते हुए फिर से कई सारे गंभीर सवाल उठाए हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर लोगों ने सरकार बदलने को लेकर जो अपना समर्थन दिया है, इससे पता चल रहा है कि पूरे दुनिया भर के अंदर सत्ता परिवर्तन को लेकर एक माहौल बनता जा रहा है। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब जनता पूरी तरीके से पुरानी सरकारों से परेशान आकर नए चुनाव के साथ नई तरीके की सरकार बनाने के समर्थन में है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है दोस्तों ब्लिज, जिसके सीनियर एडिटर हैं शोएब चौधरी, जिसने 10 अगस्त 2024 को दावा किया था कि राहुल गांधी ने लंदन के अंदर एक व्यक्ति से मुलाकात की थी। और ये व्यक्ति था उस समय बांग्लादेश के अंदर ओपोजिशन यानी बांग्लादेश का जो विपक्ष था दोस्तों, उसके सबसे बड़े नेता से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। और उस व्यक्ति यानी बीएनपी के नेता तारिक रहमान के साथ मिलकर राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हालात के बारे में जाना था। और इसके बाद ये तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार शोएब चौधरी दावा करता है कि राहुल गांधी ने इजाजत दी। राहुल गांधी ने बोला कि तुम बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करो और हसीना को बांग्लादेश से भगा दो। ये दावा जैसा ही किया गया दोस्तों, वैसे ही बीजेपी के लोग राहुल गांधी से सवाल पूछने लगे। बीजेपी का आईटी सेल का हेड अमित मालवीय कहने लगा कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गिरा दी। और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी बीजेपी के लोग राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान के साथ में राहुल गांधी के क्या संबंध है, राहुल गांधी की किस तरीके की दोस्ती है, ये सवाल पूछे जा रहे थे दोस्तों। ऐसे में अब इन लोगों को करारा तमाचा उस वक्त लगा है जब बांग्लादेश के इलेक्शन के रिजल्ट आज रात को घोषित हो गए दोस्तों। बांग्लादेश में लगातार शाम से ही 300 सीटों को लेकर लगातार काउंटिंग जारी थी दोस्तों। और 300 सीटों पर जबरदस्त संघर्ष की उम्मीद जताई जा रही थी। और इसमें दो तरीके की पार्टियां मुकाबले में उतरी थी। एक और तो बीएनपी पार्टी यानी मुख्य विपक्षी पार्टी, और दूसरी पार्टी जमाते इस्लामी थी दोस्तों, जिसके साथ में कई तरीके के छोटे छोटे पार्टियां और भी जुड़ी हुई थी। चाहे एनसीपी पार्टी हो यानी जिन छात्रों ने आंदोलन किया था उनकी खुद की पार्टी एनसीपी पार्टी हो, या छोटी और भी पार्टियां हो, सबने मिलकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। और इसीलिए एक तरफ जमाते इस्लामी गठबंधन था और दूसरी ओर बीएनपी यानी मुख्य विपक्षी दल जो पहले हसीना के टाइम में हुआ करता था, वो पार्टी चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया, तो दो गुटों के बीच में मुकाबला था दोस्तों। ऐसे में बीएनपी पार्टी यानी राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले तारिक रहमान की पार्टी ने यहां पर जबरदस्त तरीके की जीत हासिल की है दोस्तों। आपको बता दें कि तारिक रहमान ने 170 प्लस सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि 300 सीटों पर चुनाव हुए थे। यानी बहुमत का हासिल करने के लिए आंकड़ा केवल 150 सीटों की जरूरत थी, जबकि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने 170 प्लस सीटों पर जीत हासिल कर ली है दोस्तों। यानी एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बहुमत का आंकड़ा तो उन्होंने हासिल कर ही लिया है। खुद 2 सीटों पर तारिक रहमान चुनाव लड़े थे, जिसमें से दोनों सीटें वो जीत गए हैं। और बांग्लादेश की जमात पार्टी नंबर 2 पर रही है और काफी पिछड़ चुकी है। गठबंधन दूर दूर तक बीएनपी के आसपास भी भटक नहीं रहा है। तो बीएनपी की सरकार बांग्लादेश के अंदर बनने जा रही है दोस्तों। बांग्लादेश में बड़े दिनों के बाद तकरीबन 25 सालों के बाद बीएनपी की सरकार बनने जा रही है दोस्तों। 2024 में बीएनपी पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया और उसे बैन कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा देखने को मिला और माहौल ऐसा हो गया कि अवामी मोर्चा को यानी शेख हसीना की पार्टी को लोगों ने पहले जितवाया तो जरूर, क्योंकि वोट डालने के लिए काफी कम लोग आए थे, लेकिन बाद में गुस्सा इतना ज्यादा था कि शेख हसीना को जैसे तैसे भागना पड़ा। ऐसे में शेख हसीना के जाने के बाद बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने बांग्लादेश की जिम्मेदारी संभाल ली है दोस्तों, और वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर लगभग 2.5 साल के बाद एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। तारिक रहमान के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी दोस्तों। बड़ी बात यह है कि तारिक रहमान के राहुल गांधी के साथ में डायरेक्ट संबंध है, जैसा कि बीजेपी के लोग भी दावा करते हैं। ऐसे में अब तारिक रहमान राहुल गांधी को जरूर शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि एक पढ़े लिखे लंदन से पढ़े लिखे तारिक रहमान का राहुल गांधी के साथ में संबंध तो होगा ही, क्योंकि दोनों विदेश में पढ़े हुए हैं और दोनों एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिन्होंने हमेशा से बांग्लादेश के लिए कुछ न कुछ भला किया है दोस्तों। ऐसे में तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान के भी भारत के गांधी परिवार से संबंध रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भाजपा के लोग जो आरोप लगा रहे थे कि तारिक रहमान से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उसके बाद तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के साथ जब संबंध अच्छे होंगे बांग्लादेश के, तो उसमें एक बड़ा रोल राहुल गांधी भी निभाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर जो बीजेपी वाले माहौल बना रहे थे दोस्तों, अब उनको बताना चाहिए कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद आज बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री बन गए हैं तारिक रहमान, और ये राहुल गांधी से ही जरूर उन्होंने टिप्स लिया होगा कि कैसे राजनीति की जाए, और इसीलिए आज इतने आगे बढ़ गए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले सबसे ज्यादा इसी बात से आप चिढ़ने वाले हैं कि राहुल गांधी से एक व्यक्ति मुलाकात करके इतने बड़े पोस्ट पर कैसे जा सकता है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन भी सुनवाई हुई दोस्तों, और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने लेह प्रशासन को लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर अपनी दलील पूरी कर ली है दोस्तों। इस मामले पर सुनवाई कर रही जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की बेंच के सामने सरकार ने वांगचुक के हिरासत को सही बताया है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद लद्दाख के अंदर हिंसा रुक गया था और इससे साबित होता है कि उनकी हिरासत सही है, यानी हिरासत में लिया गया और हिंसा रुक गई तो ये जस्टिफाइड है कि उनको हिरासत में लिया गया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? क्या आपको ये लगता है कोई एक ऐसा तर्क है जिसके तहत एक व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है क्योंकि कहीं पर हिंसा और प्रदर्शन या आंदोलन या दंगे को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और या यूं कहिए कि सुरक्षा बलों की होती है दोस्तों। और ऐसे में लद्दाख के अंदर अगर स्थिति को कंट्रोल में किया गया तो सुरक्षा बलों की मेहनत के कारण, उनके प्रयासों के कारण किया गया होगा। लेकिन ये कहना कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद स्थिति कंट्रोल में आई इसीलिए सोनम वांगचुक को जेल में रहने देना चाहिए, ये कोई तर्क लगता नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से आए थे एडिशनल सोलिसिटर जनरल के.एम. नटराज। उन्होंने एक अदालत से कहा कि हिरासत के बाद पूरा आंदोलन और हिंसा कंट्रोल में आ गया और इससे साबित होता है कि उनके रहने से लद्दाख की स्थिति खराब होगी और इसीलिए उनको हिरासत में रखा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कोर्ट ने इनको अपनी बात रखने का मौका दिया था और अब इस पूरे मामले पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि काउंटर करने के लिए मैदान में उतरने वाली है। 16 तारीख को मामले को फिर से लिस्ट किया गया है, सुनवाई होगी। ऐसे में लगता नहीं है कि कोर्ट इस तरीके के तर्क को मानेगा कि उनको जेल में रखने से हिंसा शांत हो गई तो इसीलिए जेल में रखा जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के खुद के भी अधिकार होते हैं। उसको जेल में केवल ये बात बताकर नहीं रखा जा सकता कि उसके जेल में रखने से शांति बनी हुई है, जेल से बाहर जाएगा तो अशांति हो जाएगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये आर्ग्यूमेंट, ये तर्क, ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं कोर्ट के अंदर, 16 तारीख को जरूर इस पर सोनम वांगचुक की पत्नी और भी गंभीर सवाल खड़े करने वाली है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें अब खुलकर नरेंद्र मोदी से मांग की जा रही है कि वो अपने मंत्री को जल्द से जल्द अपने पोस्ट से हटाए, यानी कैबिनेट के पोस्ट से हटाए। बीजेपी के नेता हरदीप पुरी को लेकर एक गुस्सा लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा की ओर से एक और पोस्ट किया गया और एफ फाइल से जुड़े कई डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा गया कि एफ फाइल से पता चलता है कि 4 जनवरी 2017 और 14 मई 2017 को 2 बार हरदीप पुरी ने एफ से जाकर मुलाकात की और अभी भी वो कैबिनेट में मौजूद है। जो उचित समझो वही करो, यानी नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए महुआ मोइत्रा नरेंद्र मोदी से पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक विजिट करते रहे और हरदीप पुरी दावा कर रहे थे कि उन्होंने केवल 3-4 बार मुलाकात की थी एफ से, लेकिन अब धीरे धीरे करके एक एक परतें खुलनी शुरू हो गई है दोस्तों। 2 मीटिंग तो उनकी केवल 2017 के पहले 6 महीने के अंदर, बल्कि यूं कहिए पहले 5 महीने के अंदर ही तय हो गई। तो और भी जो उनकी मीटिंगें हुई है और लगभग 400 प्लस बार उनका नाम आया हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी के नेता हरदीप पुरी ये बोलकर नहीं बच सकते कि उन्होंने केवल 2-3 मीटिंग एफ के साथ में की थी। ऐसे में दोस्तों हरदीप पुरी के मामले पर महुआ मोइत्रा नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी, क्या आप अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि ये बार बार एफ से मुलाकात कर रहे थे, और जो उचित है वो समझो। ऐसे में दोस्तों देखते हैं नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कोई कदम उठाया जाता है, क्या मंत्री को पोस्ट से हटाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के नेता हरदीप सिंह पुरी ने संसद भवन में राहुल गांधी के आरोप लगाए जाने के बाद बाहर निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि एफ से उनकी मुलाकात 3-4 बार हुई। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, तो लेकिन अब धीरे धीरे करके और भी मुलाकातों की जो बातें चलने लगी है, तो इस पर जवाब कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है दोस्तों। ऐसे में एक नया मोड़ सामने आया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जांच को संदिग्ध करार दिया है और संजय राउत ने न केवल एनसीपी के विधायक रोहित पवार के तोड़फोड़ यानी सैबोटाज वाले दावे का समर्थन किया है, बल्कि एजेंसियों की विश्वसनीयता को लेकर भी कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की बड़ी जांच एजेंसी अपनी स्वायत्ता खो चुकी है। उन्होंने ईडी, सीबीआई, आईबी और राज्य के पुलिस को लेकर कहा कि ये चाहे सभी लोग हो, जनता का अब इन पर से भरोसा उठ गया है। जांच अक्सर सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जाता है। संजय राउत ने बताया कि हादसे का गुजरात का कनेक्शन है और संजय राउत ने इस मामले में गुजरात का जिक्र कर विवाद को और हवा दे दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि जिस विमान में अजित पवार बैठे हुए थे, अजित दादा बैठे हुए थे, वो गुजरात से आया हुआ था और जब भी गुजरात का नाम आता है तो लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है और ये स्वाभाविक भी है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में एक पुराने विमान हादसे का उदाहरण देते हुए उस वक्त हुई मौत की जांच का क्या हुआ। संजय राउत के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि एजेंसियों पर भरोसा रखें, जनता के गले ये बातें उतरती नहीं है, क्योंकि एजेंसियों पर भरोसा तो अब जनता का वैसे ही धीरे करके खत्म हो गया है। संजय राउत ने रोहित पवार के सारे दावे का समर्थन किया है दोस्तों। पूरे मामले पर गहन जांच की भी मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर भी तंज कसा गया है। हालिया मुलाकात सुनेत्रा पवार और प्रफुल्ल पटेल की प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से हुई थी और संजय राउत निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि तस्वीरों में तो बहुत सौहार्दपूर्ण चर्चा दिख रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विमान
हादसे की जांच को प्राथमिकता नहीं दी गई और ये काफी अफसोस की बात है। इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए और इस पर जोर शोर से मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि चर्चा की जाए, क्योंकि विमान हादसे वाला जो मामला है वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इस हादसे पर जांच पड़ताल जरूर की जानी चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर बीते दिन देश भर के अंदर भारत बंद का ऐलान किया गया था। दोस्तों 30 करोड़ मजदूरों की हड़ताल, बैंकों और परिवहन की सेवाओं पर इसका असर पड़ा। राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी सरकार कब देश के कृषि संगठनों, देश के श्रमिक संगठनों की बातें सुनेगी और बिजली से जुड़े प्रस्तावों और मनरेगा से जुड़े प्रस्तावों को लेकर विरोध जताया गया। देशव्यापी आंदोलन में जगह जगह तस्वीरें सामने आई दोस्तों, जहां पर व्यापक बंद का असर दिखाई देता। कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड के अंदर भारी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आया जो विरोध करते नजर आए, और जबकि सारी दुकानें जो दिखाई दे रही है उनके शटर बंद हुए थे। इसी के साथ में राहुल गांधी ने कहा कि लाखों मजदूर और किसान अपनी हक की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और 4 श्रम संहिताओं का विरोध कर रहे हैं, लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ किसान यूएस और ईयू के साथ में किए गए डील में किसानों के विरोध में किए गए डील का विरोध करते हुए मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर दोस्तों भुवनेश्वर की भी तस्वीर सामने आई है और ऐसे ऐसे अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आई है जहां पर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। लेफ्ट संगठनों और अलग अलग अन्य संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया था। ऐसे में दोस्तों बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये बंद एकदम सफल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर और बड़े ऐलान हो सकते हैं और बड़े आंदोलन हो सकते हैं। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जबरदस्त तरीके का हंगामा हुआ। दोस्तों उमर अब्दुल्ला से माफी की मांग की गई। सदन में तीखी बहस स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के विधायक के बीच में हो गया और आरोप और प्रत्यारोप को लेकर अध्यक्ष को मामले पर दखल देने की कोशिश करनी पड़ी। दरअसल जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर बुधवार को सत्र हंगामेदार रहा। दोस्तों विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से माफी की मांग करते हुए सदन को वॉकआउट कर दिया दोस्तों। और ये हंगामा मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश के बजट पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री की बातों से शुरू हुआ और अब्दुल्ला ने बजट का बचाव किया था और अमेरिका और भारत के व्यापार सौदे की आलोचना करते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही थी। कुछ बातों पर बीजेपी के विधायकों ने ऐतराज जताया और माफी की मांग करते हुए नारे लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुछ बातों को असंसदीय बता दिया। इस पूरे मामले पर लगातार बवाल जारी था दोस्तों। बाद में बीजेपी वालों को सदन से बाहर किया गया, तब जाकर शांति आई। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों को एक तगड़ा झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण निर्धारित करने से पहले समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुपालन के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश चौधरी की खंडपीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनिवार्य है। आयोग की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा कि ओबी समाज के लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन सी सीटें रिजर्व होगी। उसके बाद आगे पंचायत चुनाव होगा। ये अच्छी बात है दोस्तों की ओबीसी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। साथ साथ राजस्थान के विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हंगामा जबरदस्त देखने को मिला दोस्तों। विपक्ष ने जयपुर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, वहीं पर सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी अपनी सरकार को उसके अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायक रफीक खान ने जयपुर के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाए कि लगातार जयपुर में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना रिश्वत कोई काम तक नहीं होता है। खान का आरोप है कि नगर निगम और जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा छोटे मकानों को तो सील किया जाता है, लेकिन जो रसूखदार लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस दौरान बीजेपी के विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने भी पूरे मामले पर जानकारी दी दोस्तों, जिसके बाद दोनों के बीच में तीखी बहस भी हो गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के अंदर स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल फ्री नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीजेपी के विधायक विक्रम बंशीवाल के सवाल पर बताया कि 2018 में निजी वाहनों को टोल मुक्त करने का जो फैसला लिया गया था वो उसे 2019 में वापस ले लिया गया। इसी के साथ में बीजेपी के खुद के विधायकों ने ही भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अधिकारियों पर आरोप लगाए। ये बड़ी बात है दोस्तों। और धीरे धीरे करके राजस्थान के अंदर बीजेपी अंदरूनी कलेश में फंसती चली जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को लेकर जनता नाराज हो गई। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे उस समय मंत्री से सवाल दागा गया। कहा गया कि मंत्री जी आप जब भी यहाँ पर आते हैं उससे पहले खबर आती है कि महाराज यहाँ आ रहे हैं, यानी जब जब ग्वालियर के अंदर खबर ये सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और ग्वालियर के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आते हैं तभी प्रभारी मंत्री ग्वालियर आते हैं, यानी तुलसी सिलावट तभी आते हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आते हैं। और इस पर मंत्री भड़क गए और कहने लगे कि पहले रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड देखकर मुझसे बात करो। मैं हमेशा क्षेत्र के काम के लिए आता रहता हूं और पूरा लेखा जोखा मेरी पार्टी के पास, मेरी सरकार के पास मेरे बारे में मौजूद है। बिना देखे सवाल मत पूछो। इसके बाद मीडिया से तीखी बहस के बाद मीडिया वालों ने पूछा कि ग्वालियर जिले के अंदर भितरवा क्षेत्र में 1711 किसान ओलावृष्टि से प्रभावित हुए, आपने उनके लिए क्या किया? तो मंत्री कहने लगे कि हमने मुआवजा दिया है और जिला अस्पताल के सिस्टम फेल होने यानी टॉर्च की रोशनी में मरीजों के इलाज को लेकर जब मंत्री सवाल पूछा गया दोस्तों तो इसका उन पर कोई जवाब नहीं था। उनके पास कोई जवाब नहीं। ऐसा लगता है ग्वालियर आए हैं केवल इसलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं और सिंधिया के सामने जाकर माथा टेकना है, क्योंकि सिंधिया तो
महाराज है इनके लिए और कांग्रेस से भागने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। और कांग्रेस पार्टी से जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद इनको मंत्री बनाया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कृपा पर ही मंत्री बने हैं। तो जब देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं क्षेत्र में तो ये भी आ जाते हैं प्रभारी मंत्री बनकर इस क्षेत्र के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर के नगर निगम के जो मेयर के इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी को शिवसेना यूबीटी ने धोखा दिया था और शिवसेना यूबीटी ने चंद्रपुर के अंदर बीजेपी को सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनवा दिया था दोस्तों, जिसे लेकर जोरदार तरीके का विवाद हुआ। लोग सवाल भी पूछ रहे थे। ऐसे में अब जो नई अपडेट आई है दोस्तों वो परभनी महाराष्ट्र से जुड़ी आई है, जहां पर नगर निकाय के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, जिस चुनाव के अंदर इस बार मेयर के चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी ने अपना उम्मीदवार जिसे उतारा था दोस्तों सैयद इकबाल को, उसे कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट करके जिता दिया है। यानी परभनी के अंदर शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसको 33 सीटें चाहिए थी लेकिन केवल 25 सीटें उसके पास थी, यानी 25 पार्षदों का समर्थन था। कांग्रेस पार्टी के पास 12 पार्षदों का समर्थन था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट चाहिए था शिवसेना यूबीटी को। और चंद्रपुर के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगभग बहुमत के आंकड़े पास पहुंच गई थी और 3 और पार्षदों की जरूरत थी और शिवसेना के पास थे, इसके बावजूद शिवसेना ने बीजेपी को सपोर्ट करके बीजेपी का मेयर बना दिया दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो परभनी के अंदर शिवसेना यूबीटी का मेयर नहीं बनने देती और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता आपसी कलेश का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि वो परभनी के अंदर शिवसेना यूबीटी का ही मेयर बनने देंगे और शिवसेना यूबीटी ने इसलिए मेयर के पोस्ट पर सैयद इकबाल को मैदान में उतारा दोस्तों। सैयद इकबाल जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी ने एक मुस्लिम मेयर बनाने के लिए सपोर्ट कर दिया। उसके बाद क्षेत्र के अंदर बताया जा रहा है कि पहली बार है जब परभनी में कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीता है और वो मेयर बने हैं। उनसे उम्मीद है कि वो काफी काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी ने अपना सपोर्ट दिखाते हुए अल्पसंख्यक समाज के एक व्यक्ति को नेतृत्व देने का समर्थन किया और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए एक मुस्लिम उम्मीदवार को ही आगे किया और वैसे भी कांग्रेस पार्टी मुश्किल था कि शिवसेना की तरह धोखा शिवसेना को देती। जैसे चंद्रपुर में शिवसेना वालों ने कांग्रेस के साथ किया, कांग्रेस ने यहां पर उनके साथ नहीं किया बल्कि सपोर्ट करके ये सुनिश्चित किया कि इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी हो सरकार में रहे, मेयर बनाए, डिप्टी मेयर बनाए, जो बनाना है बनाए, लेकिन बीजेपी वाले सत्ता में नहीं होने चाहिए। और इसी तरीके के अप्रोच से जब सारी पार्टियां काम करेगी इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हर कोने में हारेगी। और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से लोगों को सीख लेनी चाहिए, खासकर उन पार्टियों को जो एंड मौके पर नुकसान कराकर चले जाते हैं। चंद्रपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी को 2-3 पार्षदों का सपोर्ट मिल जाता, कांग्रेस पार्टी अपना मेयर बना लेती, लेकिन फायदा बीजेपी वालों को शिवसेना वालों ने करवा दिया था। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसका विरोध किया है दोस्तों। दरअसल केंद्र सरकार ने एक जो गाइडलाइंस जारी किया है उस गाइडलाइंस के अनुसार अब वंदे मातरम यानी जो राष्ट्रीय गीत है उसके केवल 2 पंक्ति नहीं गाए जाएंगे बल्कि उसकी जो 6 के 6 पंक्ति है यानी 6 के 6 जो स्टांजा है वो गाया जाएगा। 3 मिनट तक सरकारी कार्यक्रम में अब राष्ट्र गीत गाया जाएगा दोस्तों और राष्ट्रीय गान साथ में गाया जाएगा। तो लगभग 3.5 मिनट का ये राष्ट्रीय गीत होगा प्लस राष्ट्रीय गान 52 सेकंड का होगा, तो लगभग 5 मिनट के इर्द गिर्द ये पूरा कार्यक्रम चलेगा दोस्तों। इससे पहले वंदे मातरम के 2 स्टांजा बोले जाते थे जो जल्दी खत्म हो जाता था, 1 ही मिनट में खत्म हो जाता था, लेकिन अब 6 स्टांजा बोले जाएंगे तो 3 मिनट लगेगा। और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना विरोध जताया है दोस्तों। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि वंदे मातरम जो गीत है, जो राष्ट्रीय गीत है, उसके 2 स्टांजा पहले बोले जाते थे और संविधान सभा में केवल 2 ही स्टांजा को यानी 2 ही पंक्ति को स्वीकार किया गया था, क्योंकि और जो पंक्ति है वो पूरी तरीके से देवी पूजा से जुड़े हुए हैं यानी सरस्वती वंदना से जुड़ा हुआ है और हिंदू धर्म के अनुरूप है और इसीलिए इस्लाम के विरोध में है, क्योंकि इस्लाम के अंदर अल्लाह के सिवा किसी और भगवान या ईश्वर की कल्पना नहीं की जाती और उनका गुणगान नहीं गाया जाता। और वंदे मातरम में पूरी तरीके से देवी की आराधना, देवी की पूजा है और इसीलिए मुस्लिम समाज के इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए महासचिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम ने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना है कि यह निर्णय मुसलमानों के लिए स्वीकार नहीं हो सकता। बयान में उल्लेख किया गया है कि संविधान सभा में चर्चा हुई थी और वंदे मातरम के केवल 2 पंक्ति को इसी बात को लेकर स्वीकार किया गया था। बोर्ड का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता सरकार किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होना चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। सरकार कोई एक धर्म की चीजें सब पर नहीं थोप सकती है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। और राष्ट्रीय गान जो अब तक चल रहा था उसे चलने दीजिए और राष्ट्रीय गीत जो है उसमें जो 2 पंक्ति है जिसको पहले अलाउ किया गया था उसे चलने दीजिए, फिर ये अलग से 4 और पंक्ति जोड़ने की क्या जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों देश के अंदर जब एप्स्टीन फाइल और अमेरिका के समर्थन में किया गया डील और MM नरवणे की किताब का मुद्दा चल रहा है तो जानबूझकर इसे बीजेपी लेकर आई है ताकि मुद्दे को भटकाया जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। साथ मध्य प्रदेश के अंदर बजट का सेशन शुरू होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने 16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सेशन को लेकर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और उस अभिभाषण पर चर्चा भी होगी, लेकिन हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि 3 मंत्री को पोस्ट से हटाया जाए। पहला मंत्री है सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाला विजय शाह, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर बीजेपी सरकार से कार्रवाई की बात कही थी, इसको पोस्ट से हटाए। दूसरा, छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप से दर्जन बच्चों की मौत के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को पोस्ट
पोस्ट से हटाओ। तीसरा ये कि जो स्वच्छ पेय निस्तार पानी की मांग को लेकर जनता इंदौर के अंदर विरोध झेल रही है, जनता मुसीबत झेल रही है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को भी पोस्ट से हटाना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तीनों की बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस पार्टी की एकदम जायज है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बदरुद्दीन अजमल ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। एक भी दिन मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है और इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए ये बयान जारी किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर संजय राउत ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि अमेरिका पूरे नोटबंदी के फैसले से जुड़ा हुआ था। संजय राउत ने कहा कि मोदी चले जाओ, यानी मोदी अब चले जाओ, टाइम आ गया। अमेरिका के आदेश पर मोदी ने नोटबंदी की थी। ये दावा करते हुए बताया गया कि नोटबंदी के पीछे जो तर्क था वो केवल अमेरिका को पता था और इंडिया में नरेंद्र मोदी को पता था। दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद, जवाहर, जय वीडियो को शेयर किया बहुत।